नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं CBSE ने अपने मेडिकल के एग्जाम नीट को कंडक्ट करा दिया है और इसके बाद अब CBSE अपने CTET के एग्जाम को कंडक्ट कराने की तैयारी में लग चुका है। बहुत ही जल्द आपको CTET 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए CTET सुपर 30 सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं और ये वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके आपके परीक्षाओं में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हुआ करती है। आज बारी है सेशन नंबर 10 की और आज के सेशन में हमने उठाया है कॉन्सेप्ट तथा सिद्धांत पे आधारित प्रश्नों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट या फिर नोट करते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। समझिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? एक परिस्थिति में किसी बालक ने जो ज्ञान को अर्जित किया है उसी ज्ञान का प्रयोग वो क्या कर रहा है? दूसरी परिस्थिति में कर रहा है। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? सीखने का स्थानांतरण। मतलब कैसे कि मान लीजिए क्या है कि कोई बालक कक्षा में सीखता है कि 8 में से 2 गया तो 6 बचता है। क्या बस सीखा उसने कि 8 में से 2 गया तो उसके पास क्या बचा? 6 बचा। अब वही चीज वो क्या कर रहा है? घर पे गया, घर पे जाके अपने फ्रिज को ओपन करता है, देखता है कि फ्रिज में 8 अंडे रखे हुए थे। तो उसने क्या किया? 8 अंडों में से 2 अंडे को उसने उठा लिया और 2 अंडों को निकालने के बाद फिर वो ये चीज समझता है कि अब फ्रिज में 6 अंडे रह गए हैं। तो मतलब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर हो रहा है। वही ज्ञान हमारा क्या कहलाएगा? सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? सीखना कहलाता है। मतलब कि जब आप सीखते हैं कोई चीज तो सीखने के साथ साथ आप उसका अनुभव करते हैं और जब आपके अंदर अनुभव होगा तो आपके जो व्यवहार होंगे वो क्या होंगे? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों, सीखना कहलाता है। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कहलाता है। किसमें प्रदर्शित किया जा रहा है? दोस्तों, स्तंभ में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर पहला आपका निकल कर सामने आ जाता है, स्तंभ आकृति। क्या बोलेंगे? स्तंभ आकृति, जो स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? समझिएगा क्वेश्चन को, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में किसी भी बालक की बुद्धि का विकास सर्वाधिक हुआ करता है। और किशोरावस्था कौन सी आयु होती है? 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है इसको हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोला करते हैं। और ये वो समय होता है जिसमें क्या करता है? व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की तरफ ट्रांसफर हो रहा होता है और किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के बौद्धिक विकास से भी पड़ा करता है। इसलिए विकास की इस अवस्था में बुद्धि का जो विकास होता है वो सर्वाधिक होता है या अधिकतम हुआ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किसका व्यवहार? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पे होता है? मूल प्रवृत्तियों पे आधारित हुआ करता है, क्योंकि दोस्तों शिशु के भविष्य के व्यवहार पर उनकी मूल प्रवृत्तियों का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा करता है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर दिया करते हैं। उनको ये लगता है कि जो अधिकांश व्यवहार है वो आधारित किस पे होता है? तो वो नैतिकता पर आधारित होता है। बहुत सारे बालक ये नैतिकता टिक मार के आते हैं। नहीं भाई, बात किसकी हो रही है? शिशु की हो रही है, बालक की नहीं हो रही है, ठीक है। शिशु कैसा होता है? जो अभी दूध पीते हुए जो बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं। उनके अंदर नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए नैतिकता कभी भी मत मार के आइएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां किया करते हैं। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दोस्तों, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों सीधे सीधे बनता हुआ क्वेश्चन है, कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पे किया था। जिस वनमानुष पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था उस वनमानुष का नाम क्या था दोस्तों? तो उस वनमानुष का नाम है सुल्तान। क्या नाम है? सुल्तान उसका नाम है। और ये जो हमारे कोहलर साहब है, कोहलर साहब हमारे ये गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों में आया करते हैं। किसमें आते हैं? गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक में आया करते हैं।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। चार ऑप्शन है, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो दोस्तों ये जो सही आंसर होगा उसमें वो हो जाएगा सृजनशीलता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं होता है कि उच्च बुद्धि लब्धि के जो जिनका मतलब जिन बालकों का जो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो तो वो सृजनशील हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए सृजनशीलता में ये उच्च हो अधिक हो यह आवश्यक नहीं हुआ करता है। बाकी अध्ययन में हो सकते हैं, विश्लेषण करने में हो सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने में भी हो सकते हैं, लेकिन वन में नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है कौन सी? आंतरिक दशा, आंतरिक मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल मतलब जो प्रोसेस इंटरनल होता है, अंदर से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल बोला करते हैं। तो ध्यान को केंद्रित करने का जो इंटरनल प्रोसेस होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? रुचि होता है, यानी कि इंटरेस्ट हुआ करता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि रुचि ध्यान को केंद्रित करने की एक आंतरिक दशा हुआ करती है दोस्तों, और यह सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है इसको संचालित करने के लिए हम बोल सकते हैं कि यह सेंट्रल पावर हुआ करती है, केंद्रीय शक्ति हुआ करती है। कौन से? पढ़ने में और पढ़ाने के बीच ये वर्क किया करती है। क्या वर्क करती है? रुचि वर्क किया करती है। इसीलिए रुचि को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से सेंट्रल पावर भी बोल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है? तो स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो दोस्तों तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति मापन में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, या नहीं किया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आप ये तीनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्मृति के मापन में किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश के द्वारा किया गया है। देखिए अगर बात करें ये इसके किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है या विकास किया गया है, तो दोस्तों ये मरे के द्वारा विकसित किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं मरे के द्वारा परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण में क्या किया मरे ने दोस्तों? बताया कि इसमें क्या है, कुल 31 कार्ड हुआ करते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड हुआ करते हैं, जिनमें से आपके जो 30 कार्ड हुआ करते हैं दोस्तों, 30 कार्ड में क्या होता है? आपके चित्र बने होते हैं, और एक कार्ड ऐसा होता है जो क्या होता है? खाली होता है, सादा हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन में क्या है? पहला विषय केंद्रित शिक्षा, इसमें सबसे बड़ा नहीं है। शिक्षा केंद्रित शिक्षा, इसमें भी नहीं है। क्रिया केंद्रित शिक्षा, इसमें भी नहीं है। चौथा बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल, जो मनोविज्ञान की शिक्षा का जो क्षेत्र है दोस्तों उसका सबसे बड़ा योगदान किसमें होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में, क्योंकि सीखना किसको है दोस्तों? बालक को सीखना है, इसलिए सारा ध्यान हमको किस पे देना है? किसी बालक पे देना है। इसीलिए मनोविज्ञान का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बाल केंद्रित हुआ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया दोस्तों। पहला देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल ये तो है, ठीक है। दूसरा है समन्वय का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी है। चौथा है हमारा व्यक्तित्व या फिर व्यक्तिगतता का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी है। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत क्या दोस्तों? ये नहीं है। वर्गीकरण का सिद्धांत दोस्तों वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हुआ करता है? तो दोस्तों ये आधारित होता है तत्परता के नियम पे। किस पे? तत्परता के नियम पे हुआ करता है, क्योंकि दोस्तों जो थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को आधार बना करके इन्होंने सीखने संबंधित तत्परता का नियम, प्रभाव के नियम और अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया था। कौन कौन था दोस्तों? फिर समझिएगा, ये जो हमारा क्या क्या है? तत्परता का नियम, ठीक, उसके बाद प्रभाव का नियम, ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? अभ्यास का नियम। ये तीनों ही चीजें उन्होंने क्या की थी? प्रतिपादित की थी। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है तत्परता का नियम, ये आपका सही जवाब हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। कहता है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि संप्रत्यय निर्माण की बात हो रही है। तो संप्रत्यय निर्माण का दोस्तों जो प्रथम सोपान है वो प्रथम सोपान यही है, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है।
डैश द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, टॉलमैन, बैंडूरा, थॉर्नडाइक और कोहलर। ये भी दोस्तों डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बैंडूरा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होता है दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था प्रभाव का नियम अधिगम में? तो अधिगम में दोस्तों थॉर्नडाइक ने क्या किया था? प्रभाव का नियम दिया था। तो हम कह सकते हैं अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। और इस नियम के अनुसार क्या था दोस्तों कि किसी अनुक्रिया या फिर कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। ठीक है ना, किसी भी अनुक्रिया में क्या करता है? उसके कार्य या फिर उसके प्रभाव के द्वारा किया करता है या फिर सीखने का आधार बना करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ठीक है ना, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा। पहला है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अरे यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है तो बाकी में देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा कहता है कि केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बिल्कुल ये भी नहीं। तीसरा हमारा कहता है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं। ठीक है, चौथा हमारा कहता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन क्या है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण बनती है। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोला करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये भी दोस्तों डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मतलब बाहरी तत्वों से क्या होती है? बालक की नैतिकता निर्धारित होती है। तो ये होता है दोस्तों पूर्व पारंपरिक अवस्था में हुआ करता है। किसमें होता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में हुआ करता है। इसमें क्या है, जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था उसके प्रथम स्तर पे, कौन से? पहले स्टेज पे ही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पारंपरिक अवस्था बोला करते हैं। इसमें बताया कि बालकों की नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों अर्थात बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित हुआ करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम है, डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब पहला क्या होता है? अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु बनता है, फिर युग्मज बनता है, उसके बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बना करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया था। तो दोस्तों किसने किया था इनका वर्गीकरण? तो इनका वर्गीकरण किया गया था दोस्तों युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो दोस्तों ये भी डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है कि ये आगमन विधि के सोपान है। किसके विधि के सोपान है? आगमन विधि के सोपान है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश में हुआ करता है। किसमें होता है? डैश में हुआ करता है। तो दोस्तों ये परा अहम में हुआ करता है। मतलब कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण परा अहम में हुआ करता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको इद, इदम, इद, अहम और पराहम तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया है। आप उसको अगर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी लगा होगा। और नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीटेट सेशन पे जाना या फिर सीडीपी सेशन में जाना, आपको वहां पे हमारी वीडियोस मिल जाएगी इन सभी के पढ़ाए हुए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया था दोस्तों वॉटसन के द्वारा, क्योंकि वॉटसन का ये मानना था कि बच्चे कैसे होते हैं? कच्चे मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। उनको बचपन से हम जैसे ढालना चाहेंगे बच्चे वैसे बड़े होकर के ढलते चले जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है इसको वॉटसन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहता है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका हुआ करती है। 4 ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन का उपादेयता, तीसरा कहता है उद्दीपन की विश्वसनीयता, चौथा कहता है हमारा उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उद्दीपन की तीव्रता। क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्दीपन की तीव्रता आपका सही ऑप्शन हो जाया करता है, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान आकर्षित होने में क्या होता है, उद्दीपन की तीव्रता का जो भूमिका है वो बहुत अहम हुआ करती है, और कम या फिर मंद उद्दीपन की अपेक्षा जो तीव्र उद्दीपन हुआ करता है उसमें व्यक्तियों का ध्यान अधिक आकर्षित हुआ करता है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो दोस्तों क्या है? प्रेरणा छात्र की रुचि उत्पन्न करने की एक कला हुआ करती है, क्योंकि रुचि बच्चों में केवल सीखने में ही सहायता प्रदान नहीं करती, बल्कि उनके जो दृष्टिकोण हैं, प्रवृत्तियां हैं और उनके जो व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं हैं उनके निर्माणों में भी सहायक हुआ करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है फ्रायड के अनुसार 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कहता है ऑप्शन ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने की या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी चीज या किसी क्रिया को करने में असमर्थता। तीसरा कहता है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तीसरा कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार ऑप्शन नंबर 3rd जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अब बढ़ते हमारे देखिए ऑप्शन नंबर अगर पहला पढ़िए तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या कहता है दोस्तों कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या फिर पुनर्स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहा करते हैं। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? मन के द्वारा दिया गया था, MUNN, मन के द्वारा दिया गया था। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट आप पढ़िए विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की जो असफलता थी। इसको किसने कहा था दोस्तों? तो इसको ड्रीवर ने परिभाषित किया था। किसने किया था? ड्रीवर ने, DREVER, ड्रीवर ने परिभाषित किया था। अब बढ़ते हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR, अगर SOR का बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। क्या होगा? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ठीक है ना दोस्तों? और इसको क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया गया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट वुडवर्थ ने इसको प्रस्तावित किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। रॉबर्ट वुडवर्थ कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन तरफ। अंतिम क्वेश्चन हमारा कहता है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो वो क्या कहलाती है? तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला चारों चेक कर लेते हैं, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4th हो जाता है वो आपका सही जवाब हो जाया करता है, क्योंकि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो जाता है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? अनुपात मापनी कहलाया करती है। यानी ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें IQ मेंटर को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें 72, मैं हम नंबर लिख रहे हैं आपको, ठीक है, 72 68 00 95 84। इन नंबर पर दोस्तों आप कैपिटल लेटर में JOIN क्या लिखेंगे? JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की PDF मिलेगी, साथ साथ डेली के न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, डेली की प्रमुख घटनाएं, बहुत कुछ आपको जानने को उस ग्रुप में भी मिलता है। तो आपको हमारे चैनल पर तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। दोनों जगह हमारे साथ जुड़िए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, सब जगह फ्री है। टेंशन नहीं लेने का है, हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिएगा। बस हमारे साथ लगे रहिए, हम गारंटी ले रहे हैं कि आप सीटेट में 120+ मार्क्स स्कोर करके लाएंगे बहुत ही आसानी से, सिर्फ हमारी सहायता से। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में अगले सिद्धांतों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।